अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं शुरू करने जा रही हूँ अहलाम ख्वाब इश्क पार्ट 11। उमर उमर क्या कर रहे हैं इसके साथ, जो उमर इन जैसे लोगों के साथ हमेशा करता आया है। ये अपनी सज़ा पा चुका है। मैं चाहता था कि इसको टॉर्चर तुम्हारे सामने करूं, मगर फिर तुम्हारी सेहत सोचकर इसे पहले ही टॉर्चर कर चुका हूँ। आगे आओ, इस पर गोली तुम चलाओगी। मैं चाहता हूँ कि तुम इतनी मजबूत बनो कि किसी मुजरिम की जान लेते हुए तुम्हारे हाथ ना कांपे। तुम कैसी बातें कर रहे हो उमर, मैं किसी इंसान को कैसे तकलीफ़ दे सकती हूँ। तुम ऐसा सोच भी कैसे सकते हो। अगर ये शख्स मुजरिम है तो इसकी सज़ा इसे कानून देगा, और मैं कभी किसी इंसान को मारना तो दूर हाथ नहीं लगा सकती, मारना तो मैं सोचूं भी नहीं। उमर अपनी जगह से धीमी चाल चलता हुआ अहलाम तक आया। अहलाम का हाथ काँप रहा था जो उमर ने अपने हाथ में थामा और उसे आगे इस शख्स तक लेकर आया। अहलाम ने अपनी आंखें बंद कर रखी थी, जबकि उमर इसे मजबूर कर रहा था कि ये अपनी आंखें खोलकर इस शख्स को देखे, और ऑन जो साइड पर खड़ा था वो नहीं चाहता था कि अहलाम ये सब कुछ इतनी जल्दी देखे। उमर को बहुत बार मना करने के बावजूद भी आखिरकार इसे उमर के सामने हार माननी ही पड़ी। उमर ने गौरी के आगे हाथ किया कि गन पकड़ाए। गौरी ने फ़ौरन गन उमर के हाथ में दे दी। गन पकड़ो मेरी जान। नहीं उमर, मैं ऐसा हरगिज़ नहीं करूँगी। तुम इस शख्स को कानून के हवाले कर दो। मैं नहीं करूँगी ऐसा। उमर की बाहों में मचलती हुई अहलाम अपना हाथ छुड़वा रही थी। कानून ऐसे मुजरिमों को सज़ा देने के बजाय पनाह देता है अहलाम। अगर कानून ने इन्हें सज़ा देनी होती तो आज ये मेरी अदालत में पेश ना होता। तुम इसे सज़ा दोगी, एक रानी होने के नाते। एक मुजरिम को सज़ा देना तुम्हारा फ़र्ज़ बनता है, वरना अपने लोगों से ये गद्दारी होगी। मैंने अपने लोगों से ऐसा कोई वादा नहीं किया था कि मैं किसी की जान लूँगी। कानून है, वो इन्हें सज़ा देगा। मैं हरगिज़ किसी का कत्ल अपने हाथों से नहीं करूँगी। पूरी इंसानियत का कत्ल होता है किसी इंसान को मारना। मैं हरगिज़ ऐसा नहीं करूँगी। छोड़ो मुझे उमर, मैं सोच भी नहीं सकती कि तुम ऐसे हो। मैं ऐसा ही हूँ अहलाम, और ऐसा ही रहूँगा। तुम ऐसी नहीं हो, मगर अहलाम तुम्हें अपने जैसा बना दूँगा, क्योंकि तुम मेरी शहज़ादी हो और मेरे साथ तुम्हें रहना है और मेरे जैसा ही बनना है। नहीं उमर, मैं ऐसा हरगिज़ नहीं करूँगी। छोड़ो मुझे। उमर ने मचलती हुई अहलाम के हाथ में गन पकड़ाई। अहलाम के हाथ में जैसे ही गन आई, उसकी कमर पर उमर की गिरफ्त शदीद सख्त हुई। अहलाम को अपनी कमर टूटती हुई महसूस हो रही थी। गोली चलाओ मेरी जान। नहीं उमर, मैं ऐसा नहीं करूँगी। मैं हरगिज़ नहीं चलाऊँगी। तुम छोड़ो मुझे। इस दुनिया में नहीं आना चाहती। तुम मुझे ज़बरदस्ती क्यों ला रहे हो। मैं हरगिज़ ऐसा काम नहीं करूँगी। उमर अहलाम के कान के पास अपना चेहरा लेकर आया और सरगोशी नुमा अंदाज में बोला, शेरनी पसंद है मुझे। ऐसी भीगी बिल्ली बनकर रहोगी तो मेरे साथ ज़िंदगी कैसे गुजारोगी। जब चुप करके गोली चलाओ, मैं कह रहा हूँ। नहीं, मैं नहीं करूँगी ऐसा। उमर ने अहलाम के हाथ पर गिरफ्त मजबूत की और गन का ट्रिगर दबा दिया। अहलाम ने बेयकीनी से उमर को देखा और हाथ में पकड़ी गन को। अहलाम इतना भी ना देख पाई कि गन फायर नहीं हुई। आंखों के आगे आते अंधेरे के साथ ही अहलाम उमर के बाजू में बेहोश हो गई। उमर को बुलाने पर फ़ौरन भाग कर आया। अपनी गौहर को घर ले जाओ। लाला, आपसे कहा था ना मैंने कि गौहर ये सब बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। तुमसे जवाब नहीं मांगा, जो कह रहा हूँ वो करो। और आगे आया और उमर के हाथों से अहलाम को लेना चाहा। मैं गाड़ी तक छोड़ आता हूँ। महल से आऊँगा मामा मैं देर से आऊँगा। मामा से कह देना अहलाम के पास रहे। उमर अहलाम को गाड़ी में लिटाने के बाद को बोला और फिर गौरी को हाथ का इशारा किया। वापस अंदर चला गया। ऑन सर झटक कर ड्राइविंग सीट पर बैठ गया। रेहाना, गौहर को देखो। लाला तो बेहिस है। क्यों नहीं समझते, गौहर का दिल बहुत नाजुक है। देखो, सांस तो ले रही है ना। रेहाना खामोशी से पीछे बैठ गई। गाड़ी महल के पास रुकी। अहलाम की तरफ आया और उसे उठाया। अहलाम को लिए जैसे ही महल में दाखिल हुआ, जब्बार और उस्मान जो सामने ही बैठे थे फ़ौरन आगे आए। क्या हो गया बच्ची को? ये बेहोश क्यों है? बाबा, गौहर को कमरे में ले जाने दे, फिर बताऊंगा।
ऑन के पीछे तकरीबन सभी घर वाले आ गए। बताओ ना ऑन, ये तो उमर के पास गई थी ना, क्यों है एहलाम की ऐसी हालत? अपने बेटे से पूछे मामा। गौहर के हाथ से फायर करवा रहे थे एक बंदे पर। आप जानती है ये पहले ही कितनी सेंसिटिव है। गोली फायर नहीं हुई थी मामा, लेकिन गौहर खौफ से बेहोश हो गई। अनाबिया और मलिका दोनों एहलाम का माथा चेक कर रही थी, जो बुखार से तपना शुरू हो गया था। जब्बार, आप समझाइए उमर को, ये गलत है। देखिए एहलाम किस कदर कमज़ोर हो चुकी है, और ऊपर से उमर का वहशीपन देखना ज़रूरी था क्या? मैं बात करता हूँ इस नालायक से। हद होती है, कोई कल की आई दुल्हन के साथ ऐसी हरकत करता है। बेइंतहा फजूल हरकत है ये। ऑन, जाओ डॉक्टर को बुलाओ। देखो तो एहलाम आंखें नहीं खोल रही। ऑन अपने कमरे से निकलकर अमीर को बुलाने उसकी तरफ जा रहा था। रिश्ते में इसके डॉक्टर हुरैन से हुई थी। ऑफ मोटे सांड देख कर नहीं चल सकते, मेरा सर तोड़ दिया। हुरैन अपने ही ऑन जून में बोल रही थी। जब नज़र उठाकर देखा तो हुरैन की सांस ही अटक गई। मुझे पहचाना नहीं? ये मोटा सांड तुम्हारा शौहर है लड़की। ज़रा इज्जत से मुखातिब किया करो। आजकल तुम्हारी ये गज़ भर की ज़बान बहुत तेज़ चलने लगी है। यकीन मानो 2 पल लगेंगे इसे काबू करने में। ऑन ने हुरैन के चेहरे पर झुककर इसे डराना चाहा, जब हुरैन ने उसका हाथ थामकर ज़ोर से काटा। आह पागल लड़की, खबरदार जो मुझे धमकाने की कोशिश की। मैं डरती नहीं हूँ आपसे, फूफू को शिकायत कर दूँगी। ऑन ने हुरैन को बाजू से थामा और उमर के कमरे के बाहर वाली दीवार से लगा दिया। अभी ही उठाकर ले जाऊंगा अपने कमरे में हुरी। डरता नहीं हूँ किसी से, बीवी हो मेरी। जिस दिन तुम्हारी पढ़ाई ख़त्म होगी उसी दिन तुम्हें ले आऊँगा अपने घर। मैं आपसे हरगिज़ शादी नहीं करूँगी। मैं बाबा को बताऊँगी। आप डराते हैं मुझे, डांटते हैं मुझे। ज़रा फिर से बोलना। लाला। ऑन, जो हुरैन के नज़दीक हुआ था, फ़ौरन पीछे हटा, क्योंकि अमीर ने अपने कमरे का दरवाज़ा खोल दिया था। हुरैन शर्मिंदगी से भाग गई, जबकि अमीर सर झुकाकर ऑन को बोला, लाला आपने बुलवाया था डॉक्टर को? हाँ, साथ आओ, बात करनी है। इनसे एहलाम से मिलने आई थी, मगर अनाबिया ने ये कहकर टाल दिया कि सो रही है, तबीयत ठीक नहीं है। भाभी, क्या सोचा फिर इनाया के लिए सुलेमान के प्रपोज़ल का? अनाबिया, तुम्हारे भाई ने तो बहुत मुखालिफत की है, मगर इनाया ने कह दिया है कि वो सुलेमान के साथ ही शादी करेगी। फिर क्या सोचा भाई ने? भाभी, वो राज़ी है, बस कुछ शराइत है जो सुलेमान से बनवाना चाहते हैं। अच्छी बात है भाभी, इनाया बहुत खुश रहेगी। सुलेमान बहुत अच्छा है भाभी। एहलाम सर्द मौसम की आदी नहीं थी, इसलिए ज़ियारत में होने वाली बर्फ़बारी ने उसे शदीद बुखार में मुब्तला कर दिया था। बहुत दिनों बाद धूप निकली थी तो अनाबिया उसे लेकर महल के लॉन में आ गई थी। अनाबिया को महल के अंदर जाना था, इसलिए वो रेहाना को एहलाम के पास छोड़कर गई थी। एहलाम धूप की गर्माइश से सो चुकी थी। उमर आज ज़ोहर की नमाज के बाद घर आया। लॉन में ही दीवान पर सोई हुई उसे अपनी महबूब बीवी मिली, जिसके पास बैठी रेहाना उसके बाजू दबा रही थी, जिनमें बुखार के बास दर्द रहता था। अरे शहज़ादी, यहाँ ही बाहर सो गई? उमर एहलाम के सर पर हाथ फेरता हुआ बोला। रेहाना खड़ी हो गई। सरदार, शहज़ादी की तबीयत दिन में भी ख़राब थी। आज तो रोती भी रही, बार बार अपने शहर जाने का कह रही थी। अमीर सरदार आए थे उन्हें बाहर ले जाने, मगर आपका हुक्म मैंने उन तक पहुंचा दिया कि शहज़ादी को आप के बगैर कहीं नहीं जाना। अच्छा क्या रेहाना, देखो अभी भी बुखार है शहज़ादी को। जाओ कुछ लाइट सा खाना बनाओ शहज़ादी के लिए, इन्हें मैं अंदर लेकर जा रहा हूँ। उमर ने सोई हुई एहलाम को बाहों में उठाया और अपने कमरे में चला गया। एहलाम को नरम बिस्तर पर लिटाने के बाद उमर भी उसके साथ ही लेट गया।
अहलाम की आंख नर्म एहसास से खुली तो इसे पता चला कि ये उमर के सीने पर सर रखे सो रही है। शादी के 3 माह में अहलाम इतनी तो आदी हो गई थी कि उसे पता चल जाता था कि उमर उसके साथ है। जिस दिन उमर ने अहलाम को गन फायर करने पर मजबूर किया था, उसके बाद से अहलाम उमर से नाराज़ थी। उमर को 1 माह के लिए इस्लामाबाद रहना पड़ा। पहले भी अहलाम उमर से नाराज़ थी। उमर के जाने के बाद अहलाम मुझ उमर से और ज़्यादा दूर हो गई। तमाम घर वालों से तो अहलाम राज़ी थी और घुल मिल गई थी, मगर उमर से ये अभी भी राज़ी नहीं थी। कल ही उमर वापस आया था और अहलाम को देखकर इसे एहसास हुआ कि अहलाम को अपने साथ ही इस्लामाबाद लेकर जाना चाहिए था, मगर उमर जिस जगह गया था वहाँ पर अहलाम का जाना ख़तरे से खाली नहीं था। उमर एक सियासतदान था और सियासतदान की ज़िंदगी में बहुत सारी मुश्किलात आती है। ऐसी मुश्किलें उमर की ज़िंदगी में भी थी, जिनकी वजह से उमर अहलाम को मुश्किल में नहीं डालना चाहता था। इसी खातिर उमर अहलाम को घर ही छोड़कर गया था। आज जब वो घर वापस आया तो अहलाम को देखकर एहसास हुआ कि उसने गलती कर दी, अहलाम को साथ ना ले जाकर। नींद से भरी आंखों से अहलाम उमर को देख रही थी। तुम कब आए घर उमर? मैं जल्दी सो गई थी। क्या वक्त हो रहा है? शाम के 5 बज रहे हैं। मैं ज़ोहर की नमाज के बाद आ गया था। तुम सो रही थी तो उठाकर अंदर ले आया। रेहाना बता रही थी तुमने लंच भी नहीं किया। कितनी लापरवाह हो। तुम्हें अपना ख्याल रखना चाहिए। कितनी कमज़ोर हो चुकी हो। तुम्हें एक पूरे महीने के बाद मैं देख रहा हूँ। मैंने कितना कहा था कि ख्याल रखो, मगर तुमने मेरी बात पर तवज्जो ही नहीं दी। उमर, तुम पहले तो मुझे छोड़कर चले गए। तुमने मुझे वजाहत नहीं दी कि इस शख्स पर तुमने मुझे फायरिंग करवाया। अब तुम मुझे ये कह रहे हो कि मैं कमज़ोर हो गई हूँ। क्या तुम नहीं जानते कि मुझे इस ज़िंदगी की आदत नहीं। मुझे इस अजीब ज़िंदगी में तुम लाए हो। यहाँ लोगों की ज़िंदगी अजीब है। मैं पंजाब से ताल्लुक़ रखती हूँ। ये लोग मेरी समझ से मुकम्मल तौर पर बाहर हैं। अब तुम बलोचों की निसार बहू हो। हमारी आने वाली औलाद भी बलोच होगी। तुम्हें इन्हें बलोची ज़बान सिखानी है। बलोचों का रहन सहन सिखाना है। सबसे बड़ी बात, हम सब एक ही तो है। फ़र्क सिर्फ इतना है कि हमारे यहाँ कुछ रिवायत मुख्तलिफ होती है। अहलाम, बातें नहीं करो, वजाहत दो मुझे। जो जुल्म तुमने मेरे साथ किया था, तुमसे मैंने वजाहत मांगी थी, मगर तुम हमेशा एक ही बात कहते हो कि वजाहत नहीं। मैं तुम्हें अमल करके दिखाऊंगा। तो बोलो ना, क्या जवाब है? क्या जवाब देते हो मेरी बात का? वो इसलिए कि तुम्हारी बात इतनी अहम नहीं है अहलाम। तुम जानती हो उम्मीद के साथ कितनी बार इस शख्स ने ज़्यादती की थी और न जाने कितनी बच्चियों के साथ। मैं हमेशा ऐसे शख्स को सज़ा देता हूँ जो जुल्म करता है मेरी जान, और वो शख्स तो वहशी दरिंदा था। खैर, तुम्हें एक बात बता दूँ, जितना तुम्हारा मुझ पर हक है, इससे कई ज़्यादा मेरे मुल्क और लोगों का मुझ पर हक है। अगर मैं तुम्हारी फ़िक्र करता हूँ तो इससे कई ज़्यादा फ़िक्र मुझे अपने लोगों की और अपने मुल्क की करता हूँ। तुम जानती होगी थोड़ा हक मेरे लोगों का। उमर, मैंने तुम्हें अपने लोगों के लिए काम करने से हरगिज़ नहीं रोका, बल्कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। मेरे लिए सब लोग अपने हैं। हमारी जान हमारे अपने लोगों के लिए है, मगर तुमने मेरी ज़ात को बिल्कुल ख़त्म कर दिया है। मेरी वो पहचान रही ही नहीं जो मैं पहले थी। अहलाम, तुम अब आम लड़की नहीं हो, उमर खान की बीवी हो, सरदारनी हो। तुम हर अमल के लिए जवाबदेह हो। जैसे मैं और मेरी ज़िंदगी पर थोड़ा तुम्हारा हक है और थोड़ा मेरे लोगों का। पाकिस्तान के लिए बहुत सारे काम करने हैं। तुमने और मैंने, समझ रही हो ना? अगर मैं तुम्हारे साथ ना हूँ तो भी तुम्हारे साथ ही हूँ मेरी जान। तुम्हारा ख्याल रखने के लिए मेरे घर वाले भी हैं। मैंने कभी तुम्हारी किसी बात पर एतराज़ नहीं किया, मगर मुझे सख्त नफ़रत होती है ऐसे लोगों से जो मज़लूम को सज़ा देते हैं। कानून है उमर, कानून सज़ा दे सकता है ना? कानून सज़ा नहीं देता अहलाम। ये इस दुनिया का दस्तूर है कि जो ताकतवर है कानून उसके साथ होता है, चाहे वो कितना ही बड़ा मुजरिम क्यों ना हो। इसलिए मैंने अपना कानून बनाया है जिसमें हमेशा इंसाफ की कोशिश की जाती है।
मैं तुम्हारी दुनिया से नहीं हूँ उमर। अहलाम ये कहते हुए उठी, मगर उमर ने इसे वापस गिरा दिया। उमर अहलाम के चेहरे पर झुका और अपने प्यार की शिद्दत उस पर लुटाने लगा। उमर, छोड़ो मुझे। क्यों छोड़ूं? एक पूरा माह तुमसे दूर रहा हूँ। मजबूरी ना होती तो तुम मेरे साथ होती। अब मैं तुम्हें खुद से दूर नहीं करूँगा। अहलाम ने उमर को खुद पर से हटाना चाहा, मगर नहीं हटा पाई। आखिर हार कर उमर के रहमो करम पर खुद को छोड़ दिया। सब लोग शाम की चाय पर इकट्ठे हुए बैठे थे। जब्बार ने उमर और अहलाम की कमी महसूस करके अनाबिया को मुखातिब किया। शहजादी, ये हमारे दोनों बड़े बच्चे नज़र क्यों नहीं आ रहे? मैंने भेजा है रेहाना को दोनों को बुलाने के लिए। ले आएगी। उमर ने अहलाम का हाथ थाम रखा था। अहलाम ने काले रंग का खूबसूरत शलवार कमीज़ पहन रखा था, इस पर लाइट सी डायमंड ज्वेलरी थी। अरे, हमारी बेटी आज बाहर आई है। आ जाओ बेटा, हमारे पास बैठो। जब्बार ने अहलाम को इशारा किया। उमर ने इसे जब्बार के साथ बिठाया और ख़ुद भी साथ ही बैठ गया। हमारी बेटी बहुत दिनों से बीमार थी, आज ठीक तो है ना बेटा? मुझे बहुत ज़्यादा फ़िक्र हो रही थी तुम्हारी, अब बेहतर हो ना? जी अब्बू, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अमीर कहाँ पर है? मुझे कह रहा था कि गौहर हम बाहर जाएंगे, मगर मुझे लिए बगैर ही चला गया। हमने हुक्म दिया था कि अहलाम के तुम मेरे साथ ही बाहर जाओगी। सर्दी बढ़ रही है, तुम अभी ज़ियारत की सर्दी की आदी नहीं। जब्बार, जो अहलाम के सर पर हाथ फेर रहा था, उमर की बात पर घूर कर उमर को देखा। उमर अहलाम के साथ बहुत ज़्यादा सख्ती कर रहा था। अनाबिया के साथ जब्बार ने कभी सख्ती नहीं की थी, मगर अपने बेटे का रवैया अहलाम के साथ देखकर जब्बार को दुख हो रहा था। उमर अहलाम के मामले में हद से ज़्यादा सेंसिटिव हो चुका था और जब्बार जानता था कि उमर का ये रवैया अहलाम को उमर से मीलों दूर कर देगा। अहलाम बाहर जाएगी उमर, इस तरह तो अहलाम ठीक होने के बजाय और ज़्यादा बीमार हो जाएगी। अमीर और औन दोनों अहलाम के भाई है। अहलाम का ख्याल रखना दोनों भाइयों का फ़र्ज़ बनता है। मैं उससे कहूँगा बहन को बाहर लेकर जाए। कब से बेचारी अंदर ही है और तुम बिज़ी रहते हो। इसका ये मतलब नहीं कि अहलाम को भी घर तक महदूद कर दो। अहलाम बाहर जाएगी, उसके बाप होने के नाते मैं कह रहा हूँ कि अहलाम को इजाज़त है बाहर जाने की। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं जब्बार आप। ये बात अच्छी नहीं उमर कि तुम अहलाम को बाहर जाने नहीं देते, बल्कि मैं खुद लेकर जाऊंगी अहलाम को बाहर। क्या कहती हो गौहर? अहलाम को बाहर घूमने ना ले जाएं कल? ठीक कह रही हो अनाबिया अहलाम के बारे में। मैं तो कब से देख रही हूँ कि घर में ही रहती है। उमर 1 महीने के लिए इस्लामाबाद गया, इतनी तौफीक नहीं की कि इसको भी ले जाए। कि गौहर की बात पर उमर ने साथ बैठी हुई अहलाम को अपने साथ लगाया। जब्बार इसकी हरकतें नोट कर रहा था। उमर अजीब हरकतें करने लग गया था जब से इसकी शादी हुई थी। जब्बार नोट कर रहा था कि उमर बहुत ज़्यादा बदलता जा रहा है। मैंने कह दिया ना आप सबको कि जब मैं जाऊंगा तो अहलाम को लेकर जाऊंगा। वैसे भी हम लोग 10 दिनों के लिए स्वेट जा रहे हैं। मैंने वहाँ पर मीटिंग रखी है। इसके बाद मैं अहलाम को स्वेट दिखाऊंगा। क्या कोई मसला है या अहलाम को अपना ही नहीं मानते सब? कैसी बातें कर रहे हैं उमर? बेटी है हमारी। सरदार उस्मान ने उमर को डांटा। मैं अहलाम को वक्त देना अच्छे से जानता हूँ बड़े बाबा जान, आप लोग परेशान मत हो। और रही अहलाम को साथ रखने की बात, तो जहाँ मैं गया था वहाँ अहलाम का होना ज़रूरी नहीं था। आप जानते हैं मेरी ज़िंदगी ऐसी है कि किसी जगह पर ख़ानदान के बंदों को ले जाना नहीं होता। उमर किसी भी रिश्ते को जब हद से ज़्यादा खुद से जोड़ कर रखने की कोशिश करते हैं तो वो टूट जाता है। हमने तुम्हें ये नहीं सिखाया है। पाबंदियाँ लगाने से रिश्ते जुड़ते नहीं, टूट जाते हैं। मैं जानता हूँ बाबा जान, आप परेशान मत हो। मैंने अहलाम पर कोई पाबंदी नहीं लगाई। आज डिनर करवाएंगे या भूखा रखेंगे आप लोग? लगवा रही हूँ खाना तुम लोगों के लिए, अनाबिया कहते हुए उठ गई। जबकि जब्बार ने बेटे से बात करने के बारे में सोच लिया था। जब्बार अहलाम को दिन ब दिन कमज़ोर बढ़ता देख रहा था। उमर का रवैया बदलना बहुत ज़रूरी था।
सुलेमान और इनाया हॉस्पिटल के लेबर रूम के बाहर खड़े हुए थे। दोनों की शादी को तकरीबन 1 हफ्ता हो चुका था। आज रूबी की डिलीवरी थी, इसलिए ये दोनों अस्पताल में रूबी के साथ ही आए हुए थे। डॉक्टर बाहर आया उनके हाथ में नीले कंबल में खूबसूरत सा बच्चा थमा दिया। मगर इनके लिए बहुत ज़्यादा अफसोसनाक खबर थी कि रूबी का इंतकाल हो चुका था। रूबी अपने साथ ही अपने तमाम दुख लेकर दफन हो चुकी थी। रूबी की तमाम आखिरी रसूमात करने के बाद सुलेमान इनाया के साथ घर आया तो सबके सामने यही जाहिर किया गया कि ज़ैन इनाया और सुलेमान का बेटा है। इनाया के हाथों पर मेहंदी लगी हुई थी और खान बेगम वाले कपड़े भी उसको पहनाए गए थे। सुलेमान के घर में एक बीबी जान थी और बाबा जान, जो बहुत ज़्यादा पुराने ख्यालात रखने वाले लोग थे। सुलेमान ने इनाया को शादी के 1 हफ्ते में बहुत ज़्यादा प्यार और तवज्जो दी थी, जिससे इनाया को बिल्कुल नहीं लगता था कि सुलेमान इसके साथ बुरा सलूक भी रवा रख सकता है। ज़ैन को सुलाने के बाद इनाया थोड़ी देर के लिए खुद भी ज़ैन के साथ ही लेट गई थी। एक हाथ ज़ैन पर रखे हुए इनाया सो रही थी। जब सुलेमान कमरे में आया, कमरे की लाइट ऑफ थी। सुलेमान ने कमरे की लाइट ऑन की और इनाया की बेड साइड की तरफ बैठ गया। कैसा है हमारा बेटा इनाया, ठीक तो है ना? ये बहुत ज़्यादा रो रहा था दिन में। मुझे बहुत अफसोस हुआ कि रुबीना हमें बहुत जल्दी छोड़कर चली गई। मुझे भी बेहद अफसोस है सुलेमान। रुबीना हमारे साथ बहुत अरसे नहीं रह पाई, मगर इतना प्यारा बेटा हमें दे गई है। ज़ैन बिल्कुल ठीक है, मैं इसका बहुत ख्याल रखती हूँ। बस कभी कभी अपनी माँ को बहुत ज़्यादा याद करता है, मगर जल्द ही इसको मेरी गोद की आदत पड़ जाएगी। अच्छी बात है, तुम्हें इसके लिए एक बेहतरीन माँ बनना है। इसकी तरबियत की जिम्मेदारी तुम्हारी है। आखिर को जब भी बड़ा होगा तो इसको मेरी जगह लेनी है। सुलेमान, क्या मैं तुमसे इजाज़त ले सकती हूँ? मेरा एक केस था, इसको हल करना है। मुझे 3-4 दिन बाद तारीख है। तारीख को निपटाने के लिए जा सकती हूँ। तुम जानते हैं ना कि मेरे केस के लिए मेरा मौजूद होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नहीं इनाया, अभी कहीं नहीं जा सकती तुम जानती हो ना कि अभी तो हमारी शादी हुई है और अभी से तुम्हें वकालत की फ़िक्र पड़ गई। चुप करके आराम से हवेली में बैठो। वैसे भी बीबी जान कह रही थी कि उन्हें हरगिज़ नहीं पसंद कि इनाया शादी के फ़ौरन बाद ही जॉब पर चली जाए। सुलेमान ने इनाया के बालों में हाथ फेरते बड़े प्यार से कहा, जबकि इनाया इसकी बात पर बहुत ज़्यादा परेशान हो गई। हवेली में सबका रवैया बहुत अजीब सा था। सुलेमान, एक बात कहूँ तुमसे? क्या बात तुमने मुझसे करनी है? बीबी जान नौकरों के साथ बहुत अजीब सलूक करती है। ख़ानदानी मुलाजिमीन के साथ कभी कभी तो मैंने उनको बहुत ज़्यादा बुरा सलूक करते हुए भी देखा है। यहाँ मैंने सुना है कि उन्हीं में कुछ लड़कियाँ आई थी जिनको बीबी जान ने मुलाजमा के तौर पर रख लिया। ऐसा नहीं होना चाहिए। कुछ ख़ानदानों में वनी आई हुई लड़कियां होती है। यहाँ बीबी जान ने उन ख़ानदानों से लड़कियों को मुलाजमा के तौर पर मांगा है। इनकी अच्छी देखभाल होती है यहाँ। बस बीबी जान की खिदमत करनी होती है। और तुम्हारी मुलाजमा भी तो वनी में ही आई है। सुलेमान, मुझे नहीं चाहिए ऐसी मुलाजमा। वापस भेजिए इसको। मैं इस सबके सख्त खिलाफ हूँ। इसके बावजूद तुम चीज़ों का साथ देते हो। मैंने तुम्हें शुरू से ही कहा था कि मुझे नफ़रत है ऐसे कानून से जहाँ औरत की कोई हैसियत नहीं। तुम्हें मैंने शुरू से ही कह दिया था, मेरे किसी मामले में तुम्हें बोलने की इजाज़त नहीं। तुम यहाँ पर खान बेगम हो, यहाँ रहो, ज़िंदगी जियो, मगर मेरे किसी मामले में मत बोलना। बीबी जान जो करती है उनको करने दो, ये उनके मामलात है। तुम सिर्फ उनके हुक्म की तामील किया करो। सुलेमान, जो गलत है वो गलत है, मैं गलत का साथ नहीं दूंगी। तुम जो मर्जी करते रहो। लाइट बंद करो, मुझे सोना है। मैं सोच रही थी कि 2 दिन तक बाबा की तरफ चक्कर लगाऊं। बाबा मुझे कह रहे थे कि शादी के बाद तुमने एक बार भी चक्कर नहीं लगाया। जब मैं जाऊंगा बलूचिस्तान तो तुम्हें अपने साथ लेकर जाऊंगा। रोज़ तो वहाँ नहीं जा सकते। सुलेमान ने इनाया को उठाया और अपने साथ लगाया। प्लीज़ सुलेमान। इनाया ने अपना आप छुड़ाना चाहा, मगर सुलेमान ने उसे और ज़ोर से थाम लिया। इनाया, मुझे बिल्कुल नहीं पसंद कि तुम मेरे साथ ऐसा रवैया रखो। शौहर हूँ तुम्हारा, मेरा हक है तुम पर। सुलेमान, मैंने तुम्हारे करीब आने से इनकार नहीं किया, मगर मैं कुछ और नहीं सुनना चाहती। इस वक्त
इस वक्त इनाया, मैं कुछ और नहीं सुनना चाहता इस वक्त इनाया, ये हमारा वक्त है, मुझे अपने साथ गुजारने दो। सुलेमान इनाया पर झुक गया, जबकि इनाया सिर्फ यही सोच रही थी कि कैसे इन लोगों के साथ रह पाएगी। जैन को गोद में उठाए हुए इनाया जैन को चुप करवा रही थी, जबकि इसके पास ही बैठी हुई नौकरानी जैन का फीडर लेकर आई। जैन सुबह से बहुत ज़्यादा रो रहा था और इनाया से संभाला नहीं जा रहा था। खान बेगम दीजिए, हम संभाल लेते हैं इसे, पहला पहला बच्चा है ना, इसलिए आपको मालूम नहीं हो रहा क्या मसला है। इसे माँ के लम्स को पहचानता है, ये माँ के लम्स को पहचानता है ना, इसकी माँ तो मर गई, आपके लिए मुश्किल हो जाएगी। नहीं सादिया, मैं संभाल लूँगी, मेरा अपना बच्चा है। क्या हो गया, थोड़ा रोता है? तो बच्चे तो रोते ही रहते हैं। सादिया तुम कितनी प्यारी हो, कितनी छोटी हो, तुम यहाँ पर कैसे आई हो? मुझे कल सुलेमान ने बताया कि तुम विनी में आई हो। कैसा सलूक रखते हैं तुम्हारे ख़ानदान वाले तुम्हारे साथ? खान बेगम, हम एक जानवर से भी कम हैसियत रखते हैं अपने ख़ानदान में। वैसे भी वो मेरा ख़ानदान नहीं, सिर्फ एक सज़ा है मेरे लिए। सुलेमान साहब ने मुझे यहाँ मुलाजमा के तौर पर कबूल करके मेहरबानी की है। यहाँ दो जूते पड़े हैं, सिर्फ वहाँ मुझे बहुत से लोगों का सामना भी करना पड़ता है। आप नहीं जानती वो लोग मुझे जानवर से भी कमतर समझते थे। मैं सिर्फ एक जानवर ही हूँ खान बेगम। ऐसी बात नहीं है, मुझे बताओ ऐसे क्यों करते हैं तुम्हारे साथ? किसने फैसला दिया था वनी का? साय के वालिद ने दिया था जी। आप जानती होगी कि बड़े सरदार है वो, खान है, उन्होंने फैसला दिया था, उसके बाद ही मैं यहाँ आई हूँ। बहुत सी लड़कियाँ यहाँ वनी में आई है, आप नहीं जानती, बड़े साईं बहुत सख्त है। इनाया ने रोते हुए जैन को अपने सीने से लगाया, चुप करवा रही थी और सादिया की बातें भी सुन रही थी। इसी लम्हे भाईजान कमरे में दाखिल हुई। इनाया उन्हें देखते ही एहतराम में खड़ी हो गई। अस्सलाम वालेकुम बीबी जान। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हो बहू रानी? जैन क्यों इतना ज़्यादा रो रहा है? संभाला नहीं जा रहा है? दिखाओ हमें। बीबी जान, जैन को थोड़ा सा बुखार था, रात को भी सही सो नहीं पाया, इसलिए थोड़ा रो रहा है। मैं उसको कमरे में सुला कर आती हूँ, आप बैठिए, मैं 2 मिनट में आ रही हूँ। नहीं बहू रानी, हमें तुमसे कुछ बात करनी है, बैठो यहाँ। इनाया उनकी बात सुनकर फ़ौरन बैठ गई, जबकि जैन चुप हो गया था रोते रोते ही। बहू रानी, तुम ख़ानदान की खान बेगम हो, हमें हरगिज़ नहीं पसंद कि नौकरों के साथ घर वालों की तरह सलूक करो। जो जितनी हैसियत रखता है उसको उतना ही मकाम देना होता है, वो भी तो इंसान है हमारी तरह। मुझे बताया सादिया ने कि ये वनी में आई है। मैं इन सब चीज़ों के सख्त खिलाफ़ हूँ। मैंने सुलेमान को पहले ही बता दिया था कि मैं तो ऐसी चीज़ों के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाती हूँ, तो मैं अपने सामने ऐसा सब कुछ होते कैसे देख लूँ? बहू रानी, तुम्हें यही सब चीज़ें देखनी है। सुलेमान खान की बीवी हो तुम, एक बेटे की माँ, और अब तुमने लोगों को यही बताना है कि खान बेगम कैसी होती है। बीबी जान, ज़रूरी नहीं हर आने वाली खान बेगम लोगों पर जुल्म करे। हमारे मुलाजिम आज़ाद पैदा हुए हैं, इन्हें जीने का हक़ है। बस बहू रानी, हमें ये फ़लसफ़े नहीं सुनने, जो कह रहे हैं उस पर अमल करो। इनाया खामोश हो गई। साथ खड़ी सादिया ने उसे इशारा किया कि खामोशी इख्तियार करा जाए। इनाया को लग रहा था कि यह हवेली इसे पागल कर देगी। अहलाम और अमीर दोनों बाहर से आ रहे थे। अहलाम का चेहरा खुशी से चमक रहा था। गौहर, सच में अगली बार आपको और ज़्यादा मज़ा करवा के लाऊंगा वापस। बर्फ़बारी में खेलने का अपना ही मज़ा है। बहुत मज़ा आया मुझे अमीर, सच में ज़िंदगी में पहली बार इतनी ज़्यादा बर्फ़ में खेली हूँ मैं। गौहर, आपका तो भाई हूँ, जहाँ कहेंगी आपको लेकर जाऊँगा। आपका हर हुक्म हमारी सराखों पर। दोनों अभी महल में दाखिल ही हुए थे कि सामने ही उमर नज़र आया, जिसके चेहरे की हवाइयाँ उड़ी हुई थी, जबकि अनाबिया और बड़ी गौहर दोनों बैठी हुई थी
और सख्त परेशान थी। उमर के हाथ में मोबाइल था और फ़ोन पर किसी से बात कर रहा था और सख्त गुस्से में था वो। आगे की स्टोरी अगले किस्त में ज़रूर सुनिएगा कि उमर इतने गुस्से में क्यों है और आगे अहलाम की ज़िंदगी के साथ क्या होता है। मेरे साथ बंधे रहिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को ज़रूर दबाइए। अल्लाह हाफ़िज़।